ये आदमी जिसका अभी अभी पुनर्जन्म ट्रांसमाइग्रेशन हुआ था, एक अजीबोगरीब नीति के कारण हताश था। मुफ्त पत्नियां, सभी युवा और सुंदर लड़कियां उसके सामने खड़ी होकर चुने जाने का इंतजार कर रही थीं, और फिर भी उसने एक बिखरी हुई, खून से लथपथ, डरावनी और बदसूरत दिखने वाली महिला को चुना। हर कोई सदमे में था। क्या वो पागल है? इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों के होते हुए उसने उसे क्यों चुना? लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ची आन्योंग इस युग का नहीं था। उसने एक मूर्ख के शरीर में प्रवेश किया था। किस्मत उस पर बेरहम थी। वो शारीरिक रूप से कमजोर था, उसकी याददाश्त धुंधली थी और हर कोई उसे एक बेकार इंसान मानता था। यहां तक कि उसकी शादी भी सरकार द्वारा मुफ्त में दी गई थी। जब शादी का जुलूस पहुंचा तो सुंदर, युवा और सुरुचिपूर्ण लड़कियों का एक समूह चुने जाने के इंतजार में चुपचाप खड़ा था। सबने सोचा था कि ये मूर्ख निश्चित रूप से एक बेहतरीन शुरुआत के लिए एक सुंदर महिला को चुनेगा। हालांकि जब शेन आन्योंग ने खून और घावों से ढकी उस महिला की ओर इशारा किया तो सब दंग रह गए। वो दुबली पतली थी और मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प भरा था। ग्रामीण निशब्द थे, आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या इस मूर्ख को अपने सामने खड़ी ये सारी आदर्श महिलाएं दिखाई नहीं दे रही हैं? उसने उसे क्यों चुना? इस फैसले ने न केवल पूरे गांव को झकझोर दिया, बल्कि ये संकेत भी दिया कि उसका असाधारण रास्ता अभी शुरू ही हुआ था। ची आन्योंग अपनी जर्जर घास फूस की झोपड़ी के सामने बैठा, दूर लगे कपूर के पेड़ को शून्य में ताक रहा था। कल ही उसका वास्तव में पुनर्जन्म हुआ था और वो एक मूर्ख बन गया था। हालांकि वो जवान दिखता था, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर था कि लगता था जैसे वो मरने ही वाला है। ये किस तरह का नर्क है? उसने मन ही मन कोसा। लेकिन अब कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि वो मूर्ख नहीं है। अब मूर्ख होने के कुछ फायदे भी नजर आ रहे थे। कम से कम उसके पास धूप और बारिश से बचने के लिए एक छत तो थी। तभी लिंडा हूं दौड़ती हुई आई। मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ओ पागल लड़के, शादी का जुलूस आ गया है। जल्दी करो और एक पत्नी चुन लो। च्युइन आन्योंग दंग रह गया। पत्नी चुनने के लिए शादी का जुलूस? अरे ओ पागल, तुम्हारी याददाश्त इतनी खराब कैसे हो गई? लिंडा हंसी और उसे खींचकर खड़ा कर दिया। सरकार ने फरमान जारी किया है कि 15 साल की उम्र के सभी पुरुषों को शादी करनी होगी और तुम हमारे गांव के आखिरी पात्र एलिजिबल पुरुष हो। चिन आन्योंग सन्न रह गया। 5 पत्नियां? उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, 20 साल का होने तक हर साल एक। लिंडा और भी जोर से हंसी। ऐसी चुनो जो काम कर सके और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चीन आन्योंग का दिमाग चकरा गया। सरकार सच में मुफ्त में पत्नियां दे रही थी। ये दुनिया वाकई हास्यास्पद थी। उसने जल्दी से इन विचारों को झटक दिया और फैसला किया कि वो सबसे सुंदर लड़की को चुनेगा, भविष्य में उसका अच्छे से ख्याल रखेगा और उसे एक खूबसूरत पत्नी बनाएगा। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही विशाल कपूर के पेड़ के नीचे एक बड़ी भीड़ पहले से ही जमा थी। वे सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए और दुबली पतली महिलाएं थीं। चिन आन्योंग के मन में भावनाओं का एक ज्वार उमड़ पड़ा। लिंडा चिल्लाई, रास्ता छोड़ो, एक मूर्ख यहां पत्नी चुनने आया है। गांव के मुखिया और उनके अधिकारियों ने उसका स्वागत किया। अधिकारियों ने कमजोर चिन आन्योंग को संदेह की दृष्टि से देखा। क्या वाकई ये वही है? गांव के मुखिया ने आह भरी। वो कुछ दिन पहले लापता हो गया था और कल ही मिला है। अधिकारियों ने सिर हिलाया। उस स्थिति में उसे लड़की चुनने के लिए ले जाओ। अभी बहुत से गांवों में जाना बाकी है। चिन आन्योंग का सिर फटने को था। ये दुनिया वाकई बेतुकी थी। लिंडा हू ने उत्साहपूर्वक चिन आन्योंग को विवाह योग्य महिलाओं के एक समूह की ओर खींचा। मूर्ख, इसे चुनो। यह मजबूत और हट्टा कट्टा है, निश्चित रूप से काम करने और बच्चे पैदा करने में अच्छी है। मूर्ख, ये भी बुरी नहीं है। ये मजबूत तो नहीं है लेकिन काम कर सकती है, इसे चुन लो। मूर्ख, ये थोड़ी छोटी है लेकिन स्वस्थ है और तुम्हें निश्चित रूप से बेटा देगी। चिन आन्योंग ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं पत्नी चुन रहा हूं या तुम चुन रही हो? उसका इनमें से किसी भी महिला को चुनने का कोई इरादा नहीं था। उसके मन में पहले से ही कोई और था। उसकी नज़र एक नाजुक नैन नक्श वाली छोटी कद की महिला पर पड़ी और उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इसे चुनता हूं। लिंडा हू ने उधर देखा। उसका चेहरा उतर गया। तुम इसे चुन रहे हो? ये इतनी दुबली है, ये तुम्हारा सहारा कैसे बनेगी? दर्शकों ने भी जोर दिया, मूर्ख, किसी और को ढूंढो। इससे पहले कि चिन आन्योंग कुछ बोल पाता, वो महिला अचानक चिल्लाई, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मैं इस मूर्ख से शादी नहीं करना चाहती। उसकी आवाज ने सबको स्तब्ध कर दिया। अधिकारी पास आया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, बकवास बंद करो। क्या तुम सरहद पर तोप का चारा, कैनन फॉडर बनकर जाना चाहती हो? उस छोटी लड़की ने आंखों में आंसू भरकर अधिकारी से रोते हुए कहा, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये मरणासन बेवकूफ है। अगर मैंने इससे शादी की तो मैं भी मर जाऊंगी।
शेन आन्योंग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अपने मुंह पर यह सुनना कि वो मरने वाला है उसके लिए असहनीय था। युवा लड़की अधिकारी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी, जनाब, कृपया मुझे इससे शादी करने के लिए मजबूर न करें। यह मर रहा है, इससे शादी करना बस मौत का इंतजार करना है। अधिकारी परेशान लग रहा था। वो एक पल के लिए हिचकिचाया और दुविधा में फंसी उस लड़की की ओर देखने लगा। इसी समय लिन डैंगशोंग चलकर पास आए और गंभीर स्वर में कहा, चूंकि ये लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो चलिए किसी और को ढूंढते हैं। इसे तोप का चारा बनने के लिए सरहद पर भेजना मानवीय नहीं होगा। अधिकारी एक पल के लिए रुका, फिर मन ही मन सिर हिलाया। ओल्ड मास्टर लिन सही कह रहे हैं। वो नीचे झुका और छोटी लड़की को उठाते हुए बोला, जाओ और ओल्ड मास्टर लिन का शुक्रिया अदा करो। लड़की ने कृतज्ञता से अपने आंसू पोंछे, 3 बार माथा टेका, कौटौड और फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद दादाजी लिन। लिन डोंगशोंग ने आह भरी और चिन आन्योंग की ओर देखा। पागल लड़के, कोई और चुन लो। चिन आन्योंग ने भी ठंडी सांस भरी और फिर से चुनना शुरू किया, लेकिन उसने गौर किया कि जब भी उसकी नजर किसी लड़की पर ठहरती वे सभी कहती, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मैं भी नहीं। इस तरह सभी 50 से अधिक लड़कियों ने उसे ठुकरा दिया। चिन आन्योंग हक्का बक्का रह गया। क्या मुझे सरकार से पत्नी मिल भी पाएगी? वह आनन फानन में अधिकारियों के पास गया। ये सभी मुझसे शादी नहीं करना चाहती, अब मैं क्या करूं? अधिकारी ने त्योरियां चढ़ाईं, महिलाओं की ओर देखा, कुछ पल सोचा और अचानक उसकी नजर एक स्ट्रेचर पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। भाई दाहू, मेरी मदद करो। लिन दाहू उसके पीछे चल दिया और जल्द ही वे एक स्ट्रेचर लेकर वापस आए। उस स्ट्रेचर पर खून से लथपथ एक लंबी महिला लेटी हुई थी। अधिकारी ने अपनी जेब से एक विवाह अनुबंध, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट निकाला, नीचे झुका और उस पर महिला का अंगूठा लगवाया। फिर उसने उसे चिन आन्योंग को सौंपते हुए कहा, मूर्ख, इस पर अपना अंगूठा लगाओ और ये तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। चिन आन्योंग सन्न रह गया। इसका क्या मतलब है? आप मुझे एक मरती हुई महिला दे रहे हैं। लिन डोंगशोंग ने भी असंतोष के साथ कहा, जनाब, ये किस तरह की हरकत है? अधिकारी ने समझाया, यह मरने ही वाली है और किसी और से शादी नहीं कर सकती, इसलिए पहले इसे इससे मूर्ख से शादी करने दें। एक बार जब ये ठीक हो जाए तो वो किसी और को चुन सकता है। लिन डोंगशोंग ने बेबसी में आह भरी और आखिरकार सहमत हो गए। ठीक है, फिर इसे इसी तरह करते हैं, लेकिन अगले साल सबसे पहले यही चुनाव करेगा। अधिकारी ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। चिन आन्योंग ने स्ट्रेचर पर लेटी उस महिला की ओर देखा। उसकी भावनाएं जटिल थीं। क्या ये पुनर्जन्म ट्रांसमाइग्रेशन के लाभों में से एक था? अधिकारी ने विवाह अनुबंध को अपने लबादे में दबा लिया। लिन डोंगशोंग का संक्षिप्त अभिवादन किया और विवाह की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं के समूह को जिनानबा से अगले गांव की ओर ले गया। लिन डोंगशोंग ने उन्हें जाते हुए देखा, फिर शेन आन्योंग की ओर मुड़े। उसके गंभीर और हिचकिचाहट भरे चेहरे को देखकर उन्होंने आह भरी, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। दाहू, इस पागल लड़के की पत्नी को वापस ले जाने में मदद करने के लिए किसी को ढूंढो, लिन डोंगशोंग ने निर्देश दिया। जी, गांव के मुखिया लिन दाहू ने जवाब दिया और भीड़ की ओर हाथ हिलाया। डेनियो आओ और हाथ बटाओ। डेनियो भीड़ से बाहर निकला और लिन दाहू के साथ मिलकर स्ट्रेचर उठा लिया और वे सभी ची आन्योंग की घास फूस की झोपड़ी की ओर चल दिए। ची आन्योंग ने आह भरी और सिर झुकाए उनके पीछे पीछे चलने लगा। आसपास के ग्रामीण खामोशी से देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हर कोई समझता था कि बिना किसी चमत्कार के ये नई नवेली पत्नी शायद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। महिला को बिस्तर पर लिटाने के बाद लिन दाहू और लिन डेनियल वहां से जल्दी से चले गए। वे साफ तौर पर वहां और ज्यादा रुकना नहीं चाहते थे। चिन आन्योंग ने उनकी जाती हुई आकृतियों को देखा और एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ आह भरी। उसने दरवाजा बंद किया, बिस्तर के पास गया और वहां लेटी महिला को देखने लगा। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद उसने उसके घावों की जांच करना शुरू किया। उसके शरीर पर खून के धब्बे और थक्के जमे देखकर शेन आन्योंग दंग रह गया। क्या मेरे लिए वाकई कोई उम्मीद नहीं बची? एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी कि उसे एक मृत व्यक्ति से शादी करनी पड़े। लेकिन सावधानी से जांच करने के बाद उसने राहत की सांस ली। फू, ये तो सिर्फ खून के थक्के हैं। चोट गंभीर नहीं है, वो बिना किसी परेशानी के ठीक हो जानी चाहिए। महिला की चोटें लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण थीं और बाहरी घाव गंभीर नहीं थे। उसकी काया फिगर शानदार थी, बस एक ही कमी थी कि उसका चेहरा पेड़ की टहनियों की खरोंचों से भरा था। हालांकि ये एक मामूली बात थी। शेन आन्योंग को पूरा भरोसा था कि वो इसे संभाल लेगा। उसने धीरे से उसके शरीर से खून के धब्बे पोंछे और मन ही मन सोचा, अधिकारी एक भला आदमी है जिसने मुझे इतनी शानदार पत्नी दी है। मुझे उसे ठीक से धन्यवाद देने का मौका ढूंढना चाहिए। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार महिला के खून के धब्बे साफ कर लिए।
वो थक चुका था लेकिन बहुत संतुष्ट था। बिस्तर के किनारे बैठकर चैन की नींद सो रही महिला को देखते हुए ची आन्योंग ने धीरे से उसके बाल सहलाए और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक बाहर से एक आवाज आई, पागल लड़के, चाची वोंग आंट वैंग रात का खाना लाई हैं, बाहर आकर ले लो। ची आन्योंग उठा और दरवाजा खोला। उसने देखा कि चाची वोंग बाहर खड़ी थीं और उनके हाथों में लकड़ी की 2 टोकरियां थीं। चाची वोंग, आपका धन्यवाद। चाची वोंग ने उसे एक बड़ी टोकरी और एक छोटी टोकरी थमाई। बड़ा कटोरा तुम्हारे लिए है और छोटा तुम्हारी पत्नी के लिए। इसमें मछली का सूप भी है जो चाचा दाहू ने खास तौर पर पकड़ा है। अपनी पत्नी के लिए भी कुछ बचाकर रखना, याद रखना। चिन आन्योंग ने कृतज्ञता के साथ टोकरियां स्वीकार कीं। चाची वोंग, मैं समझ गया। चाची वोंग ने सिर हिलाया और जाते समय चिन आन्योंग की ओर एक जटिल नजर से देखा। पागल लड़के, तुम सच में बदल गए हो। चिन आन्योंग ने कुछ और नहीं कहा और चाची वोंग को जाते हुए देखता रहा। उनकी जाती हुई आकृति को देखते हुए वो समझ गया था कि कोई भी यहां रुकना नहीं चाहता था, शायद इस डर से कि कहीं उन्हें भी इस दुर्भाग्य की नजर न लग जाए। उसे विश्वास था कि एक बार उसकी पत्नी के ठीक हो जाने पर चीजें स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाएंगी। वो खाना लेकर घर के अंदर आया, उसे खिड़की के पास वाली मेज पर रखा और खाने को खोला। एक बड़ा कटोरा दलिया, पॉरेज, तली हुई जंगली सब्जियों का एक व्यंजन और एक कटोरा मछली का सूप। हालांकि भोजन बहुत साधारण था, फिर भी चिन आन्योंग ने इसे बड़े चाव से खाया क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। खाना खत्म करने के बाद उसने बचा हुआ दलिया और मछली का सूप सावधानी से एक तरफ रख दिया और कुल्ला करने के लिए बाहर चला गया। शाम के समय जिनान बांध, जिन्नान दम का नज़ारा बहुत शांत और सुखद था और दूर खड़ा विशाल जिनान का पेड़ ऐसा लग रहा था मानो वो गांव का रक्षक देवता हो। चिन आन्योंग ने मुस्कुराहट के साथ इस दृश्य को देखा और बुदबुदाया, यह जगह वास्तव में काफी अच्छी है। वापस अंदर आकर चिन आन्योंग ने दरवाजे और खिड़कियां बंद कीं, अपने जूते उतारे और बिस्तर पर लेट गया। अपनी पत्नी को बाहों में भरकर वो चुपचाप उसके चेहरे को निहारता रहा जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई। आधी रात के सन्नाटे में अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी, पानी, पानी। शेन आन्योंग ने अपनी आंखें खोलीं और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो जाग गई है। वो पानी लेने के लिए जल्दी से उठा। उसने सिरहाने रखा गुनगुना पानी उठाया, बिस्तर के पास गया और धीरे से उसे सहारा देकर बिठाया और कटोरा उसके होठों से लगा दिया। पानी गुनगुना है, गर्म नहीं। लुओ चिंगहुआंग ने कमजोरी से अपनी आंखें खोलीं, कटोरे का किनारा अपने मुंह में लिया और धीरे धीरे पानी पिया। धीरे धीरे उसके चेहरे की रंगत वापस आने लगी और उसकी आंखों में स्पष्टता की एक चमक दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? चिन आन्योंग थोड़ा ठिठक गया। वो कहने ही वाला था कि मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन उसकी कमजोर हालत देखकर उसने अपने शब्दों को थोड़ा बदलते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूं और ये हमारा घर है। लुओ किंगहुआंग कमजोरी में बुदबुदाई, पति, घर? फिर उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं और वो बेहोश हो गई। चिन आन्योंग ने बेबसी में आह भरी, अभी तो जागी थी, फिर से क्यों बेहोश हो गई? उसने धीरे से उसे लेटा दिया, फिर खुद भी उसके पास लेट गया और उसे थामे हुए धीरे धीरे सो गया। अगली सुबह चाची वोंग 2 लकड़ी की टोकरियां लेकर चिन आन्योंग के घर आईं। उसे चूल्हे के पास व्यस्त देखकर उन्होंने उलझन में पूछा, पागल लड़के, आज सुबह तुम ये क्या कर रहे हो? चिन आन्योंग ने ऊपर देखा और कहा, चाची वोंग, मैं आग जला रहा हूं। चाची वोंग और भी हैरान होकर बोली, तुम आग क्यों जला रहे हो? मैं आग जला रहा हूं अपनी पत्नी के लिए मछली का सूप गर्म करने के लिए, चिन आन्योंग ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। चाची वोंग एक पल के लिए ठिठकीं, फिर उन्हें अचानक एहसास हुआ, पागल लड़के, क्या तुम्हारी पत्नी जाग गई है? चिन आन्योंग ने अपना सिर हिलाया, वो अभी तक नहीं जागी है। मैं मछली का सूप गर्म करूंगा और फिर उसे जगाऊंगा। चाची वोंग ने थोड़ी निराशा महसूस करते हुए आह भरी, उफ, सारी खुशी बेकार गई। पागल लड़के, तुम्हारी पत्नी इतनी बुरी तरह घायल है, वो इतनी जल्दी कैसे जाग सकती है? उन्होंने अपनी टोकरी नीचे रखी और जाने के लिए तैयार हुईं। मुझे काम करने के लिए खेतों में जाना है, मैं अब जा रही हूं। ची आन्योंग ने सिर हिलाया और उन्हें जाते हुए देखा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आखिरकार इस दुनिया के तौर तरीकों को समझ रहा था। वो चकमक पत्थर, फ्लिंट एंड स्टील से जूझता रहा और आखिरकार आग जला ही ली। दहकती हुई लपटों को देखकर ची आन्योंग ने शिकायत की, ये चकमक पत्थर इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है। कुछ ही देर में बर्तन का पानी उबलने लगा और उसने मछली का सूप गर्म होने के लिए बर्तन में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो भाप निकलता हुआ सूप बिस्तर के पास ले गया और उसने धीरे से लुओ चिंगहुआंग को जगाया, पत्नी, जागो, जल्दी जागो। लुओ किंगहुआंग ने अपनी आंखें खोलीं, अपने सामने कमजोर से दिखने वाले चिन आन्योंग को देखा और उलझन में पूछा, तुम कौन हो? चिन आन्योंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। लुओ किंगहुआंग ने ठंडे स्वर में कहा, बकवास मत करो,
मैंने कभी शादी नहीं की है, तो मेरा कोई पति कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक कौंधी, लेकिन शेन आन्योंग ने धैर्यपूर्वक समझाया, तुमने कल ही मुझसे शादी की है। विवाह अनुबंध मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सरकार के पास है, तुम ठीक होने के बाद इसे देख सकती हो। लुओ किंग हुआंग उस धुंधली सी याद को याद करने की कोशिश करते हुए ठिठक गई। तभी अचानक यादों का एक सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। उसकी पहचान दक्षिणी निर्जन महाद्वीप सदर्न विल्डरनेस कॉन्टिनेंट की एकमात्र महिला सम्राट और लुओ साम्राज्य लुओ किंगडम की संस्थापक की थी। शेन आन्योंग ने अपनी बात जारी रखी, तुम गंभीर रूप से घायल और बेहोश थीं और शादी के जुलूस के अधिकारियों ने तुम्हें कांगलान नदी कैंगलैन रिवर पर पाया था। मेरी सेहत भी कमजोर है और कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए शादी के जुलूस ने तुम्हारा नाता मुझसे जोड़ दिया। उसने बड़े आत्मविश्वास से आगे कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। फिर मैं एक महान सेना का नेतृत्व करूंगा और तुम्हें एक विशाल साम्राज्य जीतने में मदद करूंगा और तुम एक शक्तिशाली सम्राट बनोगी। लुओ किंग हुआंग शुरू में तो बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी, लेकिन जब उसने उसे सम्राट बनाने की बात कही तो उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि चिन आन्योंग उसे मूर्ख बना रहा है, या शायद वो सच में पागल है। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। चिन आन्योंग उसे हंसते हुए देखकर पहले तो दंग रह गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी पत्नी, तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हो। लुओ किंग वांग की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह चेहरे पर लाली और निराशा की एक हल्की झलक आ गई। वो कभी लुओ साम्राज्य की सम्राट थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। चिन आन्योंग ने उसके बदलाव को देखा और वो थोड़ा उलझ गया, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने चिंता के साथ अपनी बात जारी रखी, मेरी पत्नी, जल्दी से थोड़ा मछली का सूप पी लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उसने कटोरा उठाया और उसके होठों के पास ले गया। ये चाची वोंग ने बनाया है, इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कृपया थोड़ा सह लो। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और मैं वादा करता हूं कि वो इससे भी बेहतर होगा। चिन आन्योंग के देखभाल भरे चेहरे को देखकर लुओ किंग हुआंग के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। शायद अतीत को पीछे छोड़कर उसके साथ एक साधारण जीवन जीना इतना बुरा नहीं होगा। उसने धीरे धीरे मछली का सूप पिया और उसका पुराना जुनून धीरे धीरे शांत होने लगा। ये देखकर कि उसने सूप खत्म कर लिया है, चिन आन्योंग मुस्कुराया और बोला, पत्नी, क्या तुम्हें थोड़ा और दलिया कंजी चाहिए? लुओ किंग हुआंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसे अब और नहीं चाहिए। चिन आन्योंग ने जिद नहीं की, उसने धीरे से उसे लेटा दिया और उसे कंबल से ढक दिया। मेरी पत्नी, तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। मैं कांगलान नदी में कुछ मछलियां पकड़ने जा रहा हूं और दोपहर के भोजन से पहले वापस आ जाऊंगा। उसने प्यार से उसकी नाक की नोक को चुटकी से दबाया, फिर मुड़ा और कमरे से बाहर जाने लगा। जैसे ही वो निकलने वाला था, लुओ चिंग हुआंग अचानक बोली, पति, मेरा नाम लुओ किंग हुआंग है। चिन आन्योंग दंग रह गया। वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा और मुस्कुराया, लुओ किंग हुआंग, ये बहुत सुंदर नाम है। लुओ किंग हुआंग धीरे से बुदबुदाई, पति। उसकी आंखें उलझन से भरी थीं, जैसे वो कुछ याद कर रही हो। फिर उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं और वो बेहोश हो गई। चिन आन्योंग खुशी से झूम उठा। वो बिस्तर पर लेटी लुओ किंग हुआंग की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, बाय बाय किंग हुआंग, अब मुझे किसी और चीज का इंतजार नहीं है, मैं बस हवा और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कितनी प्यारी है लुओ किंग हुआंग। उसने उसकी तारीफ जारी रखी, मेरी पत्नी, तुम न केवल सुंदर हो, बल्कि तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। लुओ किंग हुआंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो एक युवा लड़की की तरह शर्मा गई जो पहली बार अपने प्रेमी से मिल रही हो। हालांकि वो कभी एक सम्राट थी, लेकिन प्यार के मामले में उसका अनुभव बिल्कुल शून्य था। उसकी शर्मीली अभिव्यक्ति देखकर चिन आन्योंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो बिस्तर के पास गया, नीचे झुका और उसके माथे को चूम लिया। मेरी पत्नी, अच्छे से आराम करो, मैं कुछ मछलियां पकड़ने जा रहा हूं। ये कहकर वो मुड़ा और बाहर निकल गया। उसका मिजाज खुशमिजाज था और उसके कदम हल्के थे। चरमराहट। उस जर्जर दरवाजे ने एक तीखी आवाज की। लुओ किंग हुआंग ने उसकी जाती हुई आकृति को देखा और उस कविता को धीरे से दोहराया, सफेद चाय, शुद्ध आनंद, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं हवा का इंतजार कर रहा हूं और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वो इसे बार बार पढ़ती रही और इस कविता के प्रति उसका लगाव और भी गहरा होता गया। उसने ये कविता पहले कभी नहीं सुनी थी और इसके कारण उसका नाम इतना खास बन गया था। उसने खामोशी से चिन आन्योंग को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि शुरुआत में ये नियति का एक मोड़ था, लेकिन वो धीरे धीरे उसे अपनाने लगी थी। चिन आन्योंग ने उसके लिए जो भविष्य की तस्वीर खींची थी, उसे याद करते हुए लुओ किंग हुआंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पति, आप वास्तव में किस तरह के इंसान हैं? शेन आन्योंग चेहरे पर चमक लिए कमरे से बाहर निकला।
उसने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और खाली हाथ गांव से बाहर निकल गया। ऐसा नहीं था कि वो कुछ साथ ले जाना नहीं चाहता था, बल्कि बात यह थी कि उस मूर्ख के घर में काम की एक भी चीज नहीं थी। वो वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए उत्सुक था। कम से कम जब तक लुओ किंगहुआंग खेतों में काम करने लायक न हो जाए, तब तक एक नया घर तो बनाना ही था। गांव से गुजरते समय महिलाएं और बच्चे खेतों में कामकाज कर रहे थे। चिन आनियोंग कहीं नहीं रुका। वो सीधे कांगलान नदी की ओर चल दिया। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि पुरुषों का एक समूह उथले पानी में मछलियां पकड़ रहा था, जिसमें लिन डाहू और लिन डैनियल भी शामिल थे। नदी का बहाव तेज था, इसलिए वे केवल किनारों पर ही जाने की हिम्मत कर रहे थे। वो पास गया और मछली की टोकरी देखी, जो लगभग खाली थी। उसमें हथेली से बड़ी केवल 3 छोटी मछलियां थीं। चिन आनियोंग को निराशा हुई। आखिरकार मछली पकड़ना इतना आसान नहीं था। मैंने एक मछली पकड़ ली। तभी एक आदमी उत्साह से चिल्लाया, अपना जाल ऊपर उठाया और एक छोटी सी मछली दिखाई। शाबाश एर्गो, आज तुम्हारी किस्मत वास्तव में अच्छी है, पास खड़े किसी व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। लगे रहो, एक बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश करो। इसे रेस्तरां में बेच देना, इसके 10 तांबे के सिक्के मिलेंगे। एर्गो ने उत्साह से सिर हिलाया और मछली को कसकर पकड़े हुए किनारे की ओर दौड़ा। तभी पुरुषों के समूह की नजर चिन आनियोंग पर पड़ी। यह बेवकूफ यहां क्या कर रहा है? अरे, ये पागल अपनी पत्नी के साथ घर पर क्यों नहीं है? ये हमें मछली पकड़ते हुए क्यों देख रहा है? लिन दाहू भी पास आया और संदेह से पूछा, मूर्ख, तुम यहां क्या कर रहे हो? शेन आनियोंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चाचा दाहू, मैं ये देखने आया हूं कि क्या मैं अपनी पत्नी के लिए सूप बनाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ सकता हूं। अपनी पत्नी के लिए? लिन दाहू हक्का बक्का रह गया। फिर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। मूर्ख, तुम्हारी पत्नी जाग गई? ची आनियोंग ने सिर हिलाया। वो कल रात जाग गई थी। सच में जाग गई? लिन दाहू को अभी भी थोड़ा संदेह था। ची आनियोंग मुस्कुराया, सच में, चाची वोंग ने मुझे कुछ मछली का सूप दिया था। मैंने आज सुबह उनके लिए उसे गर्म किया। लिन दाहू ने ची आनियोंग को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध रही थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि ची आनियोंग का व्यवहार अब पहले जैसा भ्रमित नहीं था। लगता है इस मूर्ख की बुद्धि ठिकाने आ गई है, लिन दाहू ने मन ही मन सोचा। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, मूर्ख, क्या अब तुम बेवकूफ नहीं रहे? चिन आनियोंग हक्का बक्का रह गया। मैं कभी बेवकूफ था ही नहीं। लिन दाहू की आंखें टिमटिमाईं और उन्होंने दबी आवाज में कहा, किसी को पता मत चलने देना कि तुम अब समझदार हो गए हो। बस नाटक करते रहो। शेन आनियोंग पूरी तरह से उलझन में था। क्या? मैं अब मूर्ख नहीं हूं, तो मुझे नाटक क्यों करना पड़ेगा? लिन दाहू ने उसे घूर कर देखा। अगर तुम हाउस होल्ड टैक्स, घरेलू कर नहीं भरना चाहते, तो तुम्हें मूर्ख बने रहने का नाटक करना होगा। बाहरी लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम होश में आ गए हो। शेन आनियोंग ने बेबसी में सिर हिलाया। समझ गया, चाचा दाहू। ची आनियोंग ने देखा कि एर्गो अभी भी नदी में बड़ी लगन से मछली पकड़ रहा था। उसके मन में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि आज एर्गो की किस्मत असाधारण रूप से अच्छी थी।